हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं उत्तराखंड आईआईटी के लिए। इसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। एक्शन रिसर्च क्या होता है जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो है कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे इसके बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में क्रियात्मक अनुसंधान की धारणा ने जन्म लिया। अगर पूछा जाए क्रियात्मक अनुसंधान की शुरुआत कहाँ से हुई तो यूएसए से हुई। और शिक्षा के क्षेत्र में इसे लागू करने का श्रेय सुविख्यात अमेरिकी शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरे को है। तो स्टीफन एम कोरे का नाम याद रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो स्टीफन एम कोरे को जाता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय की प्रतिदिन की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिससे कि विद्यालय में सुधार हो सके। देखिए क्या होता है कि प्रतिदिन की समस्याएं, कोई भी समस्या आ रही है, आपके अधिगम में समस्या आ रही है या विद्यालय की दैनिक एक्टिविटीज़ में समस्याएं आ रही हैं, तो उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ताकि उनमें सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है, अनुसंधानकर्ता कोई छात्र नहीं होता है। सबसे खास बात, छात्र न होकर अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक अथवा निरीक्षक होता है। जो रिसर्चर होगा, अनुसंधानकर्ता होगा, वो छात्र नहीं होगा बल्कि अध्यापक होगा, प्रधानाचार्य हो सकता है, प्रबंधक भी हो सकता है, इसके अलावा निरीक्षक भी हो सकता है। नेक्स्ट, अनुसंधान एक ऐसी क्रिया है जो विधिवत संपन्न होती है। इसमें किसी समस्या का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। कोई भी समस्या हो तो उसका सूक्ष्म अध्ययन करके विधिवत उस प्रक्रिया को संपन्न करके समस्या का समाधान ढूंढा जाता है अनुसंधान के द्वारा या रिसर्च के द्वारा। आगे देखते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। और सबसे पहले वही एस एम कोरे यानी स्टीफन एम कोरे जो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रहे हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का एक तरह से लागू किया। शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोग करने वाला अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। क्या करता है? प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक रूप से समस्याओं का अध्ययन करता है और अपने कार्यों को सुधारता है। दूसरी है कार्टर बी गुड के अनुसार। गुड की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। क्या कहा गुड ने कि कोई भी प्रशासक हो, शिक्षक हो या निरीक्षक हो, वो अपने निर्णय, जो हम निर्णय लेते हैं कक्षाओं में या विद्यालय में और जो भी कार्य करते हैं, उनकी गुणात्मक उन्नति मतलब उनकी एक तरह से क्वालिटेटिव, उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए सीधा सा सरल सा हम समझे अगर, है ना, तो प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। एक और परिभाषा हम देख लेते हैं मुनरो के अनुसार। तो मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो ने कहा है क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं या आधारित हैं। तो मुनरो ने क्या कहा है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है समस्याओं के अध्ययन की विधि है जिसमें जो दिए गए सुझाव आंशिक हो या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होंगे, फैक्ट्स फिर डिपेंड करेंगे। अब देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या हमारे प्रयोजन होते हैं। तो सबसे पहली बात, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना। जो हमारा विद्यालयी संगठन है और विद्यालयी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करके सुधार करना। और दूसरा, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में योगदान देना। जो विद्यालय की दैनिक समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में योगदान देना। अगला है विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर उन्नति को संभव बनाना। विद्यालय के छात्र हों या शिक्षक हों तो उनके दोषों से अवगत कराते हैं इसके द्वारा और उन्नति को संभव बनाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जैसे छात्र है, छात्र की कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए बहुत छोटी समस्या भी हो सकती है, उसको वो लिख नहीं पाता है सही ढंग से, तो ये क्या है, एक समस्या हो गई छात्र की समस्या। तो उसको लिखना, वो सही से लिख पाए इसके लिए उसके दोषों से उसको अवगत कराकर उसकी उन्नति को संभव बनाना या किसी शिक्षक की टीचिंग स्किल में सुधार करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान हो सकता है। अगला है विद्यालय के
प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाना। एक उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान का ये भी है कि विद्यालय के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, प्रबंधक हों, निरीक्षक हों या अध्यापक हों, उनको अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। अगला है विद्यालय के संगठन एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपाय बताना। क्या विद्यालय संगठन और व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करने के लिए समय समय पर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित करना। समय समय पर प्रेरित करना क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, ताकि उन्नति बनी रहे। नेक्स्ट है संपूर्ण विद्यालयी प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना। परंपरागत तथा रूढ़िवादिता का खंडन करना। बहुत सारी जो हमारी, चाहे वो शिक्षण के क्षेत्र में परंपरागत विधियां हैं जैसे रटने वाली परंपराएं जैसी, या फिर कोई भी रूढ़िवादिता है जिसका हम पालन करते आ रहे हैं, तो उनका खंडन करना। मतलब ये वैज्ञानिक अप्रोच को महत्व देता है, पारंपरिक विधि को महत्व नहीं देता है क्रियात्मक अनुसंधान। एक पॉइंट ये ध्यान रखना। चलिए अगला है विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देना। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की क्या समस्याएं होती हैं, किसके लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बाल व्यवहार संबंधित समस्याएं। बाल व्यवहार संबंधित समस्याएं जैसे इनके लिए आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। जैसे बालक क्या करते हैं, चोरी करना हो गया, शरारत करना हो गया, शोर मचाना हो गया, झगड़ा करना हो गया, इस तरह का अगर बाल व्यवहार बच्चे दिखाते हैं तो उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। दूसरा शिक्षण संबंधित समस्याएं जैसे पढ़ने में रुचि ना लेना, गृह कार्य समय पर ना करना, अशुद्ध उच्चारण करना आदि। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो ये हैं परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय व प्रमाणित व वस्तुनिष्ठ न होना। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता होना बहुत ज़रूरी है, प्रमाणिकता होना ज़रूरी है, उसका वस्तुनिष्ठ होना ज़रूरी है, और परीक्षा व शिक्षण में समन्वय ना होना आदि। ठीक है, प्रमाणित हो गया, विश्वसनीय हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, है ना। नहीं तो हम आने वाले वीडियोज़ में जब मापन और मूल्यांकन कहीं डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इन टर्म्स को भी डिस्कस कर लेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है। अगला है विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं। देखिए जैसे पर्याप्त कक्ष का अभाव, विद्यालयों में अगर पर्याप्त कक्ष ना हो, स्थान की व्यवस्था ना हो, या फर्नीचर का अभाव हो, या वाचनालय का अभाव हो, तो वो क्या होगी, प्रशासन से संबंधित समस्याएं या संगठन से संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट है पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित समस्या है। अब पाठ्यांतर क्रियाओं के लिए जैसे पर्याप्त साधन ना होना, बुक्स ना होना, कुछ भी है ना, जो हमारे भौतिक संसाधन है, इन क्रियाओं को विद्यालय के लिए भार समझा जाना, इन क्रियाओं के प्रति शिक्षकों का उदासीन रहना, पाठ्यांतर क्रियाओं। चलो नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान कैसे होता है, या क्या इसके सोपान होते हैं। सोपान का मतलब होता है क्या इसके स्टेप्स होते हैं, तो इसके स्टेप्स जानेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, समस्या का चयन। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, समस्या का चयन। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श, जो हमने प्रस्ताव बनाए हैं उन पर विचार विमर्श होगा। तीसरा क्या होगा, योजना का चयन होगा, मतलब जो हमने योजनाएं बनाई उनमें से एक योजना को हमें चयन करना होगा, और उपकल्पना का निर्माण करना होगा। उपकल्पना क्या होती है, उपकल्पना को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब एक संभावित उत्तर हम ढूंढते हैं। कोई समस्या है तो एक संभावित आंसर हम ढूंढते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन करेंगे। नेक्स्ट तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकलेगा, जो हमने तथ्यों का संकलन किया उन तथ्यों पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और फिर उपकल्पनाओं का सांख्यिकीय सत्यापन, जो हमने उपकल्पनाएं बनाई, हाइपोथेसिस बनाया या संभावित जो उत्तर हमने रखा उसका सांख्यिकीय सत्यापन करेंगे, और सत्यापन के बाद दूसरों के परिणाम की सूचना लेंगे, और फाइनली हम एक कॉन्क्लूजन निकाल लेंगे या एक समस्या का समाधान बना लेंगे। ठीक है, देखिए कैसा होता है। सबसे पहला जो स्टेप है समस्या का चयन करना, इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें
समस्या का चयन किया जाता है। इसके बाद समस्या को परिभाषित किया जाता है, जिससे समस्या का सीमांकन होता है और उसे व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। इसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो समस्या का चयन होता है, समस्या को परिभाषित किया जाता है, समस्या का सीमांकन होता है और उसे व्यवहारिक रूप दिया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, सारे के सारे पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से कि जैसे लिख के दे देगा कि समस्या को परिभाषित किया जाता है किस में, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम या फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से कोई 3-4 स्टेप के नाम लिख के देगा, हमें सेलेक्ट करने होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि किस स्टेप में क्या काम होता है। दूसरा हमारा स्टेप है परिकल्पना का प्रतिपादन करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें क्या करते हैं, समस्या के लिए संभावित साधनों के लिए कथन दिए जाते हैं, इन्हें परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना से संभावित समाधान होता है। मतलब जैसे मैंने बताया परिकल्पना क्या है, एक संभावित उत्तर होता है हमारा, संभावित उत्तर। ठीक है, तो परिकल्पना हमारा क्या होगा, संभावित उत्तर होगा। जैसे सपोज दैट हम अनुसंधान कर रहे हैं कि कोई बच्चा हमारा पढ़ने में बिल्कुल क्या है, मतलब बहुत कमज़ोर है, उसे बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं आता या बहुत कमज़ोर है, तो हम उस पर क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समस्या को समझेंगे। ठीक है, समस्या को परिभाषित करेंगे कि हमने क्या करना है, उस बच्चे की समस्या का समाधान करना है। फिर हम परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करेंगे, परिकल्पनाएं बनाएंगे। जैसे हम आंसर ढूंढेंगे, एक संभावित उत्तर ढूंढेंगे, संभावित कथन क्या कि हो सकता है कि उस लड़के का पारिवारिक स्थिति अच्छी ना हो, मान लीजिए एक हमने ये ले लिया। दूसरा हमने ये लिया कि बच्चा जो है जेनेटिकली ही अच्छा नहीं है, मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा है ही नहीं, जेनेटिकली नहीं है। तीसरा हम ये भी ले सकते हैं कि उसका वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या इनमें से सही है, ये हमने उपकल्पनाएं प्रतिपादित कर दी। ठीक है, तो ये एक संभावित उत्तर है एक तरह से। ठीक है, अब देखो शोध की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रारूप तैयार किया जाता है, क्या, जिससे शोध विधि तथा प्रविधियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। पद्धतों के संकलन के लिए परीक्षाओं का चयन किया जाता है। देखिए क्या किया जाएगा इसमें, पहली बात, परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रारूप तैयार होगा। ठीक है, जो हमने परिकल्पनाएं बनाई या जो हमने हाइपोथेसिस बनाए उनको प्रमाणित करने के लिए या उनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रारूप बनाएंगे, जिससे शोध विधि तथा प्रविधियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। पद्धतों के संकलन के लिए परीक्षाओं का चयन होगा। अब क्या कि उन पर जो हमारे पद्धत का मतलब होता है डेटा। ठीक है, तो डेटा का संकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, परीक्षाओं का चयन करेंगे कि किस मेथड से हम डेटा संकलन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डेटा संकलन या पद्धतों का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पद्धतों का संकलन किया जाता है, परीक्षाएं छात्रों को देकर उनका आकलन किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त पद्धतों की व्यवस्था की जाती है। कुल मिलाकर जैसे मैं कह रहा था कि अगर हम उसी बच्चे पे एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, अब हम जानकारियां लेंगे, डाटा लेंगे। कहाँ से लेंगे, उसके पेरेंट्स से डाटा लेंगे। ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स, अदर टीचर्स हो गए, अदर टीचर से हम कुछ डाटा लेंगे। इसके अलावा उसके फ्रेंड्स से डाटा ले सकते हैं, उसके जो सोशल उसका कल्चर है पूरा, उसका मतलब पास पड़ोस से हम ले सकते हैं, उसके फ्रेंड सर्किल से ले सकते हैं। तो इस तरह से डाटा हम उस बच्चे के बारे में कलेक्ट करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा या पद्धतों का संकलन करना, क्योंकि हमें पुष्टि करनी है अपने हाइपोथेसिस की, जो हमने आंसर बनाए उनमें से उनको सत्यापित करना है। और वो कब सत्यापित होंगे, जब हम उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड लेंगे, उसके पेरेंट्स से जानकारी लेंगे, उसके अदर टीचर्स से जानकारी लेंगे, उसके फ्रेंड सर्किल से जानकारी लेंगे या उसके पास पड़ोस से जानकारी लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद का जो स्टेप है, अब हम क्या करते हैं, पद्धतों का विश्लेषण करना है, एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है, इसमें पद्धतों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। क्या करते हैं, स्टैटिकल मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, पद्धतों के विश्लेषण से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। पद्धतों के विश्लेषण, डाटा का एनालिसिस हुआ और फिर परिकल्पनाओं की पुष्टि, मतलब जो हमें डाटा मिला, जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया था फ्रेंड से, पापा से, मम्मी से, तो जो हमने वो डाटा कलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, जो हमने परिकल्पनाएं बनाई थी, जैसे हमने परिकल्पना बनाई थी कि बच्चा
हो सकता है कि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, फ्रेंड सर्किल उसका ऐसा है कि लड़का जो है गलत आदतों में पड़ा हुआ है, इसलिए पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये एक परिकल्पना है। इसकी पुष्टि के लिए हम क्या, उसके फ्रेंड का डाटा इकट्ठा कर लिया, उसके पेरेंट्स से जानकारी ले ली। अब अगर हमारे मिलते जुलते डाटा आ रहे हैं तो हम क्या कर पाएंगे, जो हमने परिकल्पना की है उसकी पुष्टि की जाती है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है तथा प्रदत्तों के विश्लेषण से परिणामों की व्याख्या की जाती है। अब जो प्रदत्तों का विश्लेषण हम क्लियरली कर लेंगे और हमें लगेगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उनमें से एक हाइपोथेसिस सही हो रही है, तो उसका विश्लेषण करके हम परिणामों की व्याख्या कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को इतने स्टेप समझ आए होंगे। अब देखिए अंतिम जो स्टेप है हमारा, इसको हम बोलते हैं सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। अब क्या, एक तो हम सामान्यीकरण करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और निष्कर्षों का प्रतिपादन कर देते हैं। क्या कि अगर कोई बालक मतलब गलत संगति में रहता है या गलत संगति के बच्चों के साथ रहता है तो वो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे पाता। ये हमारा एक सामान्य निष्कर्ष निकल गया और ये हमेशा लागू होगा। बोलते हैं ना संगति के साथ, तो जैसी संगति में रहेगा वैसे उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये एक सामान्यीकरण हो गया, एक सामान्य निष्कर्ष, जनरलाइजेशन हो गया और कंक्लूजन्स आ गया हमारा। ठीक है, इसमें प्रदत्तों के विश्लेषण एवं परिणामों के आधार पर निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है, जैसे कि बताया, जो नवीन ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार एवं विकास लाया जाता है तथा सभी प्रकार के शोध कार्यों में इन्हीं सोपानों का अनुसरण किया जाता है। चलिए अब देखिए आगे, शोध कार्यों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है मौलिक अनुसंधान, एक होता है क्रियात्मक अनुसंधान। लेकिन अगर एजुकेशनल फील्ड की बात करें तो हम एक्शन रिसर्च को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं या एक्शन रिसर्च का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के विकास की दृष्टि से दोनों ही प्रकार के शोध कार्यों का महत्व है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा प्रक्रिया में सुधार तथा विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च क्या है, सुधार तथा विकास के लिए, शिक्षा प्रक्रिया के सुधार तथा विकास के लिए। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक शोध के प्रकार हम देखेंगे, टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च। सामान्यतः क्रियात्मक अनुसंधान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से सबसे पहला जो है, इनको समझ लीजिए। ठीक है, पहली बात तो यही कि क्रियात्मक अनुसंधान कितने भागों में, तो 3 भागों में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं इससे। वर्णनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव एक्शन रिसर्च। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का शोध किसी क्षेत्र में वस्तु स्थिति खोजने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, किसी स्कूल के पुस्तकालय का अध्ययन करना, किसी स्कूल के खेल कूद कार्यक्रम का अध्ययन करना आदि। मतलब क्या है, किसी क्षेत्र में वस्तु स्थिति मतलब वास्तविक स्थिति क्या है उस क्षेत्र की, उसका मतलब स्कूल में के पुस्तकालय का अध्ययन करना कि स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकें हैं या नहीं है, या पढ़ने का माहौल है या नहीं है, पुस्तकालय का यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है। खेल कूद कार्यक्रम का अध्ययन अगर किसी स्कूल के खेल के मैदान में करना, तो ये क्या है, वर्णनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान है या डिस्क्रिप्टिव एक्शन रिसर्च है। दूसरा है नैदानिक क्रियात्मक अनुसंधान, डायग्नोस्टिक, इससे हम बोलते हैं। डायग्नोस्टिक होता है मतलब किसी समस्या का समाधान करना, निदान करना या उपचार करना। देखो डायग्नोसिस होता है, क्या करते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कभी सर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, कोर्स दे देता है कि ये आपने एंटीबायोटिक लेनी है 3 दिन तक। तो वो क्या होता है, पूरा प्रॉपर जब तक वो कोर्स चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब निदान कर रहे हैं अपनी बीमारी का। ठीक है, तो इस प्रकार का शोध किसी भी प्रचलित प्रक्रिया में कमियों को पहचानने और उनका निदान करने में सहायक होता है। तो डायग्नोसिस की प्रक्रिया हो रही है कि कमी पहचान रहे हैं, चाहे वो इंसान की बीमारियों को पहचान रहे और उनके निदान करने के लिए जो दवाइयाँ दे रहे, तो वो क्या हो गया, कमियों को पहचानने। अब शिक्षा की प्रक्रिया में क्या कि जो कमियां हैं, चाहे वो बच्चे की कमियां हैं, छात्रों का जो है पढ़ने में मन ना लगना, तो उन कमियों को पहचानना और उनका निदान करने में सहायक होता है हमारा डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च। जैसे भौतिक विज्ञान में छात्रों के कम अंकों की उपलब्धि होना और उन्हें दूर करने के उपाय ढूंढना। ठीक है, भौतिक विज्ञान हो गया या रसायन विज्ञान हो गया या मैथ्स हो गया, तो किसी भी सब्जेक्ट में कम अंकों का उपलब्धि का होना और उन्हें दूर करने के उपाय ढूंढना, ये किस तरह का हो गया, नैदानिक क्रियात्मक अनुसंधान या डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च। और लास्ट वन है प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक भी इसको हम बोलते हैं। इस परिविधि में क्या किया जाता है, शिक्षा में नवीन विचारों का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रचलित प्रणाली में उन्नयन किया जा सके। ठीक है,
जैसे उदाहरण देख सकते हैं, केंद्रीय अधिगम को प्रोत्साहित करना, सतत व्यापक मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग करना, सतत व्यापक मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग करना। देखिए इसमें क्या किया जाता है, नवीन विचारों का प्रयोग। जैसे केंद्रीय अधिगम को प्रोत्साहित करना और सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन वाले चैप्टर में मैं समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जनरली ये समझ लीजिए कि किसी भी बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, उसका केवल मतलब परीक्षा के अंकों को ना देखते हुए उसके और भी सारे पक्षों का एक साथ मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, सतत। एक तो कंटिन्यूअस चलता रहे, स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर कक्षा हर दिन उसका मूल्यांकन होता रहे स्टेप बाय स्टेप, और व्यापक हो, ब्रॉड हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। देख लेते हैं कि क्या क्या इसके क्षेत्र होते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। विद्यालय के संगठन तथा प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानाचार्य क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। क्या, विद्यालय के संगठन और प्रशासन से संबंधित समस्याएं, पहला क्षेत्र। दूसरा है परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्या, ये भी एक क्षेत्र हो गया, उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं। छात्र एवं शिक्षक संबंधी समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त करते हैं, छात्र शिक्षक संबंध। ठीक है, या छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की जो समस्याएं हैं वो भी इसका एक क्षेत्र है। इसके अलावा छात्र क्षेत्र का मतलब कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं या किस किस समस्या का समाधान कर सकते हैं। छात्रों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय में विलम्ब आने की समस्या, यह भी इसका एक क्षेत्र है। इसके अलावा भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की समस्या के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयुक्त किया जाता है, भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की समस्या को सही करने के लिए। नेक्स्ट है शिक्षण द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए। और नेक्स्ट है छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री, जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं कि क्या क्या हमें टीचिंग एड्स प्रयोग करने चाहिए और क्या नहीं। इसके अलावा कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया इसके प्रयोग। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का क्या आवश्यकता है और क्या उसका महत्व है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे सबसे पहला, शोधकर्ता को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ना विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, उसे केवल सोपानों का बोध होना चाहिए तथा समस्या की सूझबूझ होनी चाहिए। देखिए मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च एक आसान विधि है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई विशेष रूप से ट्रेनिंग नहीं होती है या आवश्यक नहीं होती है, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उसे क्या होना चाहिए, जो हमने स्टेप पढ़े 6 के 6 स्टेप, सारे स्टेप का बोध होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो शिक्षक को कार्यकुशलता का अवसर मिलता है तथा वह अपनी कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करता है। इसके अलावा शिक्षक स्वयं साधन जुटा आता है। इसके अलावा शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली, और शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, और पुनर्बलन बहुत ज़रूरी होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए। ठीक, चलिए अगला, कार्यविधि की समस्या के समाधान तथा व्यावहारिक रूप होता है। कार्यविधि की समस्या के समाधान तथा व्यावहारिक रूप होता है। इसके अलावा इसमें सरल सांख्यिकी का ही प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्टैटिकल मेथड हो, टफ होगा, आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। सरल सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं और निरीक्षण के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। और अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए पद्धतों का संकलन किया जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो डाटा का कलेक्शन इसमें होता है। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली होती है, शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लचीली व्यवस्था इसकी। ठीक है, इससे एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है, ये खास बात है। इसके अलावा मतलब जितनी हमने परिकल्पनाएं बनाई उनमें से एक समय में हम केवल एक ही परिकल्पना का सत्यापन करेंगे, और अगर वो सत्यापित नहीं होती है, गलत निकलती है, तो हम दूसरी परिकल्पना के लिए दोबारा से सत्यापन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का रूप संकुचित होता है, जो कक्षा, ये कक्षा है। ठीक है,
जो कक्षा, विषय तथा विद्यालय तक ही सीमित होता है। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का रूप क्या होगा, छोटा होता है, जो किसी पर्टिकुलर कक्षा या किसी विषय या विद्यालय तक ही सीमित होगा, इससे बड़े ज़्यादा उसके उद्देश्य नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासन तथा विद्यालय निरीक्षक होता है तथा उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट है, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, तो ये हमने जाना क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, महत्व, इसके उपयोग कैसे होते हैं, इसके स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावा कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, या फिर अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी बता सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर सुधार करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग बताना कि आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बना दूँ। ठीक है, चलो, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अब बाकी अपना ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।